जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज हम लोग अपने पीवाई की सीरीज फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर सामने आए हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट ईयर के जितने भी फिजिक्स लास्ट 3 इयर्स मतलब 2020, 2019, 2018 ये 3 साल में पिछले 3 साल जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग एक सीरीज पहले से स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग वो 8th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो इस सीरीज को आप डेफिनेटली एक एक लेक्चर को एक एक वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से देखें जिसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है और क्या पूछा है। ठीक है, देखो, द वॉल्यूम V ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस विथ इट्स टेम्परेचर T एज शोन इन द ग्राफ। जैसे ग्राफ बताया गया है वॉल्यूम और टेम्परेचर वर्सेस है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। ठीक है, और ये A से B तक कोई प्रोसेस है। ठीक है, दिखाया गया है जैसे में। और इसमें यदि मैं बात करूँ तो इसमें पूछा है द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस टू द हीट ऑब्जॉर्ब बाय द हीट। मतलब क्या पूछा है कि वर्क डन और हीट ऑब्जॉर्ब इस प्रोसेस में A से B में कितना वर्क डन होगा और कितना हीट ऑब्जॉर्ब होगा, दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये ग्राफ है, देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ को यदि देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है। PV का जो B और T का जो ग्राफ है तो ये स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे कि तो इसका स्लोप भी एक कांस्टेंट है। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका स्लोप कांस्टेंट है क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि कहीं भी देखोगे तो एंगल थीटा ही आएगा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो यदि हम लोग देखो आइडियल गैस इक्वेशन से ये जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन एंड इफ वी राइट, अगर हम लोग वेलोसिटी को एक तरफ ले और nR/P इंटू T इस फॉर्मेट में लिखें तो देखो क्या होगा। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि देखो y एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम और x एक्सिस पे क्या है टेम्परेचर। तो हम लोग ऐसे इसको बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू mx के टर्म में है। वो स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रहा है और जिसका स्लोप m है। ऑरिजिन से पास हो रहा है जिसका स्लोप m है और स्लोप यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कॉन्स्टेंट है। स्लोप क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब nR/P भी कॉन्स्टेंट है। मोल्स तो पहले से ही कॉन्स्टेंट है, मोल्स तो कांस्टेंट होता है और गैस कांस्टेंट नाम ही है गैस कांस्टेंट। और P जब ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको प्रेशर को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस चीज़ को देखकर हम लोग इस ग्राफ को एनालाइज करके इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करके हम लोग ये बोले कि A से B तक जब ये प्रोसेस हुआ तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर का प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर क्या है इस पूरे प्रोसेस में? कांस्टेंट प्रेशर है। क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। और प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा ये? आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस में यदि हम हीट ऑब्जॉर्ब की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? हीट ऑब्जॉर्ब। आइसोबारिक में यदि मैं हीट ऑब्जॉर्ब की बात करता हूँ तो हीट ऑब्जॉर्ब हम लोग ऐसे लिखते हैं H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। क्या लिखते हैं? NCP डेल्टा T हम लोग इस ऐसे लिखते हैं। अगर हम लोग मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर की बात हो तो हम लोग ये लिखते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं मेरे पास देखो मोनोएटॉमिक गैस है। कैसा गैस है? मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp? Cp की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है? 5R/2। इसको याद आप कर सकते हो। Cp की वैल्यू फॉर द मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है? 5R/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? N इंटू Cp की जगह पे 5R/2 इंटू डेल्टा T ये लिख सकते हैं। ये हीट होता है, ये हीट अब्जॉर्ब होगा इस प्रोसेस में। ठीक है, हीट इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ठीक है, अगर तुम लोग एक और भी देखे होगे कि जब मेरे पास प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस हो, कैसा प्रोसेस हो? आइसोबारिक प्रोसेस हो। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आता है, वर्क डन का सिमिलरली वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आता है क्या आता है? NR डेल्टा T। क्या आता है? NR डेल्टा T। क्या आता है? सिंपल NR डेल्टा T। बस P डेल्टा V ऐसे हम लोग देखते हैं, ऐसे लिखते हैं W इज इक्वल टू P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बदलना पड़ेगा, मतलब इसी को हम लोग लिखते हैं NR इंटू डेल्टा T, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ये क्या पूछा है मुझे? वर्क डन और हीट ऑब्जॉर्ब का रेशियो बोला है, मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आया हो? NR इंटू डेल्टा T
और नीचे वाला क्या है बताओ, n इंटू 5r/2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं सब सोल्व करके देखूँ तो यहाँ से 2/5 आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा है, अगर इसका मैं रेशियो की बात करूँ तो वो सिंपल 2/5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2/5। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। और ये मेरे अकॉर्डिंग 18 में पूछा गया है, ये मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ, इसमें ए लॉट ऑफ मतलब नॉलेज, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हें खुद जज करना पड़ा। ये जो ग्राफ दिया, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए इस क्वेश्चन को तुम लोग कंसेप्चुअल कैटेगरी में रख सकते हो। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द नीट लेवल, नीट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल रिपीट कर, मतलब रिवाइज कर जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी बार बार बनता है कि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले जो भी ईयर्स के एग्जामिनेशन होंगे, मतलब आने वाले नेट के एग्जाम में पूछने का पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का ये अपना सेकंड क्वेश्चन, जो ये भी अपना 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, नीट एग्जाम 2018 में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन, हीट इंजन के बारे में बोला है कि उसका एफिशिएंसी बताना है। क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन। कोई हीट इंजन है, उसका मुझे एफिशिएंसी बताना है। क्या बताना है, एफिशिएंसी बताना है, ठीक है। और दो टेम्परेचर दे दिया है, क्या, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दो टेम्परेचर बता दिया, फ्रीजिंग और बॉइलिंग, और इन दो टेम्परेचर डिफरेंस पे ये हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का सिंपल एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सिंपल एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 1 - T2/T1 इंटू 100। इसका एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - T2/T1 इंटू 100। अब यहाँ से यदि वैल्यू रखो तो देखो क्या आ रहा है, 1। T2 की वैल्यू कितना है, अब देखो इसमें दो टेम्परेचर डिफाइन करना है, एक फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोल दिए, T1, और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 373 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 373 अपॉन T1 की वैल्यू 273 इंटू 100। यही होगा, बताना यही होगा कि क्या हो सकता है, यही होना चाहिए 273। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ इंटरचेंज हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर एजम्पशन में गलत लिए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको हम लोग क्या लेंगे, T2 बोलेंगे, और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम लोग T1। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात होगा, और नीचे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की बात होगा। तो बताना फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273, और ये कितना है, 373। ये थोड़ा सा T1 T2 में डिफरेंस क्रिएट हो गया था, डेट्स वाई वो रॉन्ग, गलत हो रहा था, ठीक है। अब यदि देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 373 माइनस 273 अपॉन में 373, ठीक है, इंटू 100, और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बताएगा। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर हम लोगों का आएगा वही आंसर क्या होगा, अपन का आंसर होगा, ठीक है। तो इसका देखो क्या आ रहा है, 100/373 इंटू 100, और इसको यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 26.8% आएगा। क्या आएगा, 26.8% आएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज याद हैं तो आप लोग देख सकते हो कितना सिंपल हीट इंजन का सिंपल सा एप्लीकेशन पूछा गया था, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर ले, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, जो अपना ये आया था कौन से एग्जामिनेशन में, नीट 2020 में आया था, मतलब इसी साल, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। और देखते हैं कितना बेसिक और कितना सिंपल क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग आगे देखते हैं, इसका क्या बात है। तो देखो इन्होंने ये बोला है कि द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन,
द इफिशियंसी ऑफ एन कार्नोट इंजन किस पे डिपेंड करता है। इन्होंने इसके बेसिस पे सवाल क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यही बनेगा। और यदि परसेंटेज की बात करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही फॉर्मूला बनता है कि नहीं, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक और अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यही फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग ये देख लो, बोला है द टेम्परेचर ऑफ सिंक ओनली, तो गलत है। सेकंड बोला है क्या, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स ओनली, वो भी गलत है। थर्ड क्या बोला, द टेम्परेचर ऑफ बोथ सिंक एंड सोर्स, यही तो है ऑप्शन सी, जस्ट फार्मूला, जस्ट फार्मूला। केवल यदि आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप बिल्कुल इसको विद इन 5 to 10 सेकंड आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आप लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हो आप बेसिकली जो रिसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चन है किस लेवल के पूछे जा रहे हैं बेसिकली नीट एग्जामिनेशन में, तो आप लोग उसने ये जो सीरीज बन रहा है, इस सीरीज के बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू का जो सीरीज बन रहा है, इसके बेसिस पे आप लोग अपने देखो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। इसके एडवांटेजेस ये होंगे, आप लोग अपने प्रिपरेशन को लेवल को समझेंगे, आप लोग आने वाले क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगेगा। तो ओवरऑल बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और एक बात ध्यान से, इसका प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना है, तभी जाकर इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि इसका फ़ायदा लास्ट मोमेंट पे मिलेगा, एग्जाम हो और उसके 10 दिन पहले। तो ये अपना थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या बोला इन्होंने, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर। मतलब दो स्फीयर है, एक का रेडियस r1 है और सेकेंड वन का रेडियस r2 है, और एक दोनों के बीच का जो रेडियस का जो रिलेशन दिया हुआ है कि r1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ r2, r1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ r2। अब देखो, और ये दिया हुआ टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि, एक बार इसको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट की रिक्वायरमेंट कितना होगा, हीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्या, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर का। ठीक है, जिसका रेडियाई कितना दिया हुआ है r1 और r2, और ये रिलेशन दिया हुआ है, और टेम्परेचर कितना से बढ़ाना है, 1 केल्विन से बढ़ाना है। कितना से बढ़ाना है, 1 केल्विन से। और ये मेरे पास ये दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है 9/4, 3/2, 5/3, 27/8, और ये अपना नीट 2020 में आया हुआ है, मतलब रिसेंट ईयर, पिछले साल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को ये पता है कि यदि मैं हीट और मास के बीच में रिलेशन पूछा जाए, हीट और मास, तो हीट और मास के बीच में रिलेशन ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, मास के टर्म्स में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मास के टर्म्स में नहीं, रेडियस के टर्म्स में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। किसके टर्म्स में दिया हुआ है, रेडियस के टर्म्स में। तो मैं कैसे भी करके इस मास को रेडियस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे ये बोला है क्या है, ये स्फीयर है, तो स्फीयर की डेंसिटी के टर्म्स में बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो स्फीयर का डेंसिटी मुझे पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ठीक है, ये स्फीयर का डेंसिटी और उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया ms और उसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³। क्योंकि मुझे मास का एक्सप्रेशन लिखना है, मुझे मास का एक्सप्रेशन लिखना है, तो यहाँ से ms यदि मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ρs × 4/3 πr³, ये है। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डेल्टा Q1, अगर मैं फर्स्ट स्फीयर के लिए, तो क्या होगा, यहाँ से यदि मैं मास को टर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है, तो रो दोनों का सेम हो जाएगा, रो सेम हो जाएगा, और 4/3 तो कांस्टेंट है, और फर्स्ट का रेडियस कितना है, r1 है, तो पाई r1 का क्यूब। ठीक है, सेकंड क्या, डेल्टा Q2, दोनों का रेशियो निकालना है, तो डेल्टा Q2 यदि मैं लिखूंगा तो ये क्या होगा, सिमिलरली दोनों का मटेरियल सेम है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा, और फिर ये 4/3 कांस्टेंट रहेगा, पाई भी कांस्टेंट है, और सेकंड वाले का रेडियस कितना दिया हुआ है, सेकंड वाले का रेडियस कितना दिया हुआ है,
R2 दिया, वो दोनों एक दूसरे टर्म्स में डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, R2 को R1 के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन 1.5 और इसी का क्यूब है। अब यदि मैं इसी को सॉल्व करूँ तो देखना क्या आएगा, ये रो से रो गायब हो जाएगा, 4/3 से 4/3 गायब हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर लिखूँ तो ये हो जाएगा R1 का क्यूब अपॉन ये R1 का क्यूब नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा 1.5 इंटू 1.5 और एक और आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये जैसे R1 का ये जो नीचे वाला 1.5 है इसका क्यूब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यदि मैं इन सब का डेसिमल यदि हटाऊं सबका तो नीचे एक 000 आ जाएगा 13 और ये R1 से R1 ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको यदि हम लोग प्रॉपर सोल्व करेंगे तो ये इसका आंसर यदि कैंसिल करके मेरा क्या आ जाएगा, 27/8 आंसर आएगा। ठीक है, यदि मैं ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है।